गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मार्च 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से कुछ टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे करेंगे। कौन कौन से टॉपिक करेंगे? पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भगत सिंह जी के बारे में, क्योंकि आज शहीदी दिवस है, आज मार्टिर डे है और एक ब्लैक चैप्टर है हमारी हिस्ट्री में, क्योंकि भगत सिंह जी को और इनके साथियों को आज के दिन जो है वो फांसी की सज़ा हुई थी और आज टेक्स्ट सेक्शन भी दिया गया है भगत सिंह जी के बारे में, तो इसके बारे में बात करेंगे। पद्मा अवार्ड्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा बात करेंगे मैरिटल रेप के बारे में। ये तो रिपीटेड सा टॉपिक है, ये जो पुराना कंटेंट है वही मैंने कॉपी पेस्ट किया है आपको, लेकिन न्यूज़ में क्या है वो थोड़ा सा देखने वाले हैं। एबल प्राइज़ क्या है, किसको दिया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये न्यूज़ में है। सोलोमन आइलैंड के बारे में थोड़ा बात करेंगे, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, थोड़ा सा आईआर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आईपीसीसी की रिपोर्ट कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, आज फिर से करेंगे क्योंकि आज ये टेक्स्ट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, हल्का फुल्का। और अमेरिका की जो पावर है मिडल ईस्ट के अंदर, कैसे वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, अमेरिका की पावर की कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए जी, तो भैया आज सेशन शुरू करने से पहले एक बार बोल दीजिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए। आज है शहीदी दिवस और आज के दिन अनफॉर्चुनेटली हमारे हीरोज भगत सिंह, शहीद सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी की सजा दी गई। एक ब्लैक चैप्टर है हमारी हिस्ट्री में और बहुत सारे लोग शहीद हुए हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, जिसमें भगत सिंह जी का अपना ही नाम है, इनकी अपनी ही जगह है, अपनी ही पॉपुलैरिटी है और इनके किसी भी कंट्रीब्यूशन को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। तो भगत सिंह जी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे आपको बताता चलो भगत सिंह जी के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे। देखिए इनकी लाइफ के बारे में, इनकी कहाँ पैदा हुए, कैसे इन्होंने सब कुछ किया, वो तो यूपीएससी में पूछा ही जाता है टाइम टू टाइम, तो उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, है ना। हमारे जो रेवोल्यूशनरीज हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, तो इनके बारे में जानना वैसे भी हमें चाहिए। 1907 में लियालपुर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए, अभी पाकिस्तान में है ये जगह, तो वहाँ पे ये पैदा हुए और इनके चाचा जी भी फ्रीडम फाइटर थे। तो इन्होंने देखा अपनी फैमिली में, अपने दादाजी को देखा, अपने चाचा जी को देखा, वो किस तरह से सफ़र करते हैं ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से। तो ये वैसे ही ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। जब ये 12 साल के हुए तो इन्होंने जलियांवाला बाग में इन्होंने विज़िट किया और वहाँ की जो मिट्टी को ये जो है एक बोतल में भर के लेके आए, ऐसा कहा जाता है। और बड़ा इन्फ्लुएंस्ड थे ये हमारे फ्रीडम फाइटर से और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो एक इनकी, आप बोल लीजिए कि हेट है, वो शुरू हो चुकी थी। गांधी जी को सपोर्ट किया था इन्होंने जब ये नॉन कॉन्परेशन मूवमेंट में, ऑफ कोर्स उस समय तो बच्चे ही थे ये, तो एज अ चाइल्ड ही सपोर्टेड महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लेकिन अचानक से जब गांधी जी के द्वारा चोरा चोरी घटना के बाद वो मूवमेंट को वापस ले लिया गया, तो यंग ब्लड थे, है ना, अभी बच्चे थे, जवान थे, तो वो जो खून होता है उस समय गर्म होता है। तो अचानक से जब बड़े जोश जोश में इन्होंने, इनके साथियों ने पार्टिसिपेट किया इनके मोहल्ले में, इनके सिटी में, तो अचानक से जब मूवमेंट को वापस ले लिया गया तो एनर्जी को कहाँ चैनलाइज करें, एनर्जी को चैनलाइज करना ज़रूरी है। तो फिर ये उसी समय में चंद्रशेखर आज़ाद जी और सूर्या सेन जी, भगत सिंह जी, इंडिया में जो बाद में रेवोल्यूशनरी पैदा हुए, आए एज अ रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स, वो बेसिकली कहीं ना कहीं चोरा चोरी की घटना से जुड़े हुए हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री को पढ़ोगे तो विड्रॉ जब कर लिया गया चोरा चोरी को तो वो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म में तब्दील हो गया, वो सब चीज़ें बाद में हुई। और बड़े पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखने का बहुत शौक था भगत सिंह जी को। और ज़्यादातर जो है लाइफ लेफ्टिस्ट राइटिंग्स को इन्होंने खूब पढ़ा। इन्होंने रशियन रेवोल्यूशन को पढ़ा, बहुत इंप्रेस्ड हुए रशियन रेवोल्यूशन से। इन्होंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा, इन्होंने एंगल्स को पढ़ा। तो इनकी जो कहीं ना कहीं, पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन यस लेफ्टिस्ट और सोशलिज्म से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड थे। और इसीलिए जब इन्होंने पार्टी बनाई 1928 में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, तो उसके अंदर भी सोशलिस्ट वर्ड का इन्होंने ऐड किया, बिकॉज ही वॉज वेरी इंप्रेस्ड विद द रशियन रेवोल्यूशन। फिर बाद में 1928 में जब लाला लाजपत राय जी की लाठीचार्ज किया गया, यू नो वेरी वेल, साइमन कमीशन, वो सब, तो लाठीचार्ज में उनकी डेथ हो गई। तो फिर जो है इन्होंने उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए ये डिसाइड किया कि जो उस समय एसपी हुआ करते थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जेम्स स्कॉट, उनको ये लोग मारेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जेम्स स्कॉट को नहीं मार पाए, क्योंकि वो आइडेंटिटी अलग हो गई, उनको पहचान नहीं पाए। एक दूसरे पुलिस ऑफिसर थे, जेपी सॉन्डर्स,
तो उनकी डेथ हो गई, तो उनको मार दिया गया, जिसे हम लोग लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और हालांकि सिख फैमिली में पैदा हुए थे भगत सिंह जी, लेकिन ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद सोशल रशियन रेवोल्यूशन एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी एंड ऑल दैट। तो वो एथियस्ट बन गए। ही वॉज अ कम्प्लीटली नास्तिक। उन्होंने पूरा ऐसे लिखा कि वो नास्तिक क्यों बने हैं। तो वो किसी धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं भगत सिंह जी। आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग धर्म उनके किसी धर्म के साथ जोड़ देते हैं एंड ऑल दैट, जबकि ही वॉज एन एथियस्ट। और कैपिटलिज्म के अगेंस्ट भी थे भगत सिंह जी। तो ये उनकी एक पॉलिटिकल और उनकी पर्सनल आइडियोलॉजी है, जो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो मार्क्स, लेनिन, इंगल्स मैंने आपको पहले बताया। और ही वॉज अ क्वाइट प्रोलिफिक राइटर ऑल्सो। कई सारी लैंग्वेज जानते थे, उर्दू जानते थे, इंग्लिश जानते थे, हिंदी जानते थे, पंजाबी जानते थे उसमें लिखते भी थे, उसमें पढ़ते भी थे। और वो वेजिटेरियन थे भैया, शाकाहारी थे बिल्कुल। और वैसे तो भगत सिंह जी ना नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। जो युवा सभा थी और जो इनके, मतलब वो बिलीव करते थे कि नॉन वायलेंस नहीं करना चाहिए। जस्ट बिकॉज लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई, इसी वजह से उन्होंने हथियार उठाए। अदरवाइज भगत सिंह जी कभी भी इस तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट के और वायलेंट तरीकों के पक्ष में नहीं थे। अगर आप उनके खिलाफ, उनकी जो बारे में प्रॉपर्ली बुक्स पढ़ोगे तब ये जानोगे कि वो टाइम टू टाइम जो है यूथ जो थे, उनको कभी भी नहीं कहते कि आप हथियार उठाओ। वो हमेशा यही कहते थे कि नॉन वायलेंट तरीके से काम करो। लेकिन लाजपत राय जी के डेथ के चक्कर में वो सब हुआ। और वो ड्रिंक भी नहीं करते थे, वेजिटेरियन थे पूरी तरह से। और कई सारी लैंग्वेज जानते थे। तो ये सब चीज़ें आपको पता ही हैं। एंड बड़ा, और इनकी डेथ भी बड़ा अनफॉर्चुनेट तरीके से हुई बाद में। और जो असेंबली के अंदर बॉम्ब फेंका गया था दिल्ली असेंबली में, बटुकेश्वर दत्त जी के साथ इन्होंने फेंका था 1929 में। और इसकी इंस्पिरेशन वो कहाँ से मिली थी? ये मिली थी उनको ऑगस्ट विलेंट। ये एक फ्रांस के अंदर एक अनार्किस्ट थे, फ्रांस के अंदर, और रिवोल्यूशनरी थे। उन्होंने भी ऐसा ही किया था। तो भगत सिंह जी इनके बारे में पढ़ा, काफ़ी इंप्रेस्ड हुए इस आइडिया से। तो उन्होंने कहा कि हम लोग इसको यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो जो असेंबली में बम फेंका गया, और उस, आपको सबको पता है कि उस बम फेंकने का इनके पीछे कोई ऐसा नहीं था कि किसी को फिजिकल हार्म करना है। वो सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी को, अपने मोटिव को, और ब्रिटिश जो इम्पीरियलिज्म है उसके अगेंस्ट में लोगों तक अवेयरनेस फैलाने के लिए वो हुआ। बाद में बॉम्बिंग केस में इनके खिलाफ केस हुआ, और इनको जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया। उसके साथ साथ फिर वो जो अपना लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है, उस केस में इनको फांसी हुआ था। ये बॉम्ब फेंकने के अगेंस्ट में इनको फांसी नहीं हुआ था। तो भगत सिंह जी कुछ कोट्स भी आपको डेफिनेटली जानने चाहिए। और यहीं से बेसिकली आज का एक टेक्स्ट सेक्शन भी है। वैसे तो मोस्टली चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं उस टेक्स्ट सेक्शन से। इनकी डेथ भी बड़ा अनफॉर्चुनेट सा हुआ। एक्चुअली इनकी जो डेथ है वो 24 मार्च को डिक्लेयर हुई थी कि दी जाएगी, लेकिन फिर बाद में वो एक दिन पहले ही दे दी गई। और जब इनको डेथ सेंटेंस दिया गया तीनों को, इनकी जो बॉडी है उसको चॉप किया गया, टुकड़े टुकड़े में काटा गया, बोरी में भर के, एक टेम्पो में, ट्रक में जो है उनको भर के सतलुज नदी के किनारे कहीं लेके जाया गया। वहाँ पे दो प्रीस्ट थे, जिसमें से एक सिख थे और एक हिंदू थे। उन्होंने कुछ मंत्र वंत्र पढ़े और इनकी बॉडी को वहाँ पे जलाया गया। इनकी बॉडी को पूरा जलाया नहीं गया था, रात का ही समय था ये। और इनकी बॉडी को ऐसे आधा अधूरा जलाया हुआ और वो नदी में फेंक दिया गया था। और जैसे फिर सुबह हुई, थोड़ा सा सनराइज़ हुआ, और गांव के आसपास जो लोग थे उन्होंने देखा कि कुछ हो रहा है यहाँ पे। उनको पता चला कि भगत सिंह जी और हमारे जो हैं रेवोल्यूशनरीज़ हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो फिर वो वहाँ पे गए और नदी से उनके जो अवशेष थे उनको निकाला गया, और फिर पूरी तरह से उनका क्रीमेशन किया गया प्रॉपर तरीके से। तो ये सब चीज़ें हुई उस समय पे। बड़े अनफॉर्चुनेट से इंसिडेंट थे। और भगत सिंह जी का इंसिडेंट जो है सबसे वन ऑफ द हीनियस क्राइम माना जाता है व्हेन इट कम्स टू ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। तो वो सारी चीज़ें हैं। आज के जो आर्टिकल में भी कुछ कुछ ऐसे ही बताया गया है। गेटिंग इट राइट, द हिस्टोरियंस एफर्ट डॉक्यूमेंट इन द लाइफ ऑफ द भगत सिंह। कि भाई भगत सिंह के बारे में बहुत कुछ कहा गया, भगत सिंह जी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है कहीं ना कहीं उनके लाइफ के अगेंस्ट में। कैसा सोचते थे, कैसे सब उन्होंने किया। कई सारी बुक्स लिखी गई। इनकी इनके छोटे भाई थे, उनके छोटे भाई ने भी बुक लिखी इनके बारे में। इनकी नीस ने भी बुक लिखी इनके बारे में। और अभी लेटेस्ट एक और बुक लिखी गई है, एक जेएनयू के प्रोफेसर हैं,
वो बहुत सालों से भगत सिंह जी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने भी इनके बारे में बुक लिखी है। तो बहुत चीज़ें जो है इनके बारे में लिखी गई, भगत सिंह जी के बारे में। मैं इसके आर्टिकल के हर उस लाइन में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मोस्टली चीज़ें मैं आपको वैसे बता ही चुका हूँ यहाँ पे, कुछ ऐसा इसमें और बचा नहीं है। खैर, तो इनका कहना है कि भाई भगत सिंह जी की लाइफ के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। जब हम लोग दूसरे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करते हैं, जब हम नेहरू जी के बारे में बात करते हैं, गांधी जी के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में खूब पढ़ाई होती है हमारे स्कूल और कॉलेजेस में। लेकिन भगत सिंह जी के बारे में जितना पढ़ा जाना चाहिए, जितना लिखा जाना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली उतना पढ़ा लिखा नहीं गया है। राइट, तो ये जो है थोड़ा आपको पता होना चाहिए। सब पढ़ें। कई सारी बुक्स इनके बारे में लिखी गई है। इनके छोटे भाई हैं जगत सिंह, उन्होंने भी इनके बारे में बुक लिखी है, भगत सिंह जी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में। और अ, ठीक है, इन्हीं इनके बड़े भाई हैं बेसिकली, यंग यंग मैन क्लोज टू हिज एल्डर ब्रदर। तो उन्होंने लिखी है एक बुक। इनके छोटे भाई का नाम है रणबीर सिंह। ठीक है, भगत सिंह जी के छोटे भाई का नाम है रणबीर सिंह। उन्होंने भी इनके बारे में बुक लिखी है। इवन इनकी नीस हैं, वीरेंद्र सिंधु जी, इनकी भांजी हैं। उन्होंने भी एक इनके बारे में एक बुक लिखी है जो कि 1968 में पब्लिश हुई थी। तो अपनी फैमिली से बहुत सारी चीज़ें सुनी और देखी, तब जाके वो सारी चीज़ें की गई हैं। तो आप भी पढ़ सकते हो, आप भगत सिंह जी के बारे में जरूर पढ़िए। और भगत सिंह जी ने बहुत सारे कोट्स दिए भाई। दे मे किल मी बट कैन नॉट किल माई आइडियाज़, दे कैन क्रश माई बॉडी बट दे विल नॉट बी एबल टू क्रश माई स्पिरिट। ऐसा ही कोट जो है गांधी जी ने भी कहा था। ठीक है, कि दे कैन किल माई बॉडी, दे कैन नॉट किल माई आइडियाज़। बॉम्ब्स एंड पिस्टल्स डू नॉट मेक अ रेवोल्यूशन। देखिए, जो लोग कहते हैं कि भाई वो हिंसा पसंद करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। अपने मन से कोई हिंसा पसंद नहीं करता है। उन्होंने साफ साफ लिखा है यहाँ पे, दैट बॉम्ब्स एंड पिस्टल्स डू नॉट मेक अ रेवोल्यूशन, द स्वॉर्ड ऑफ रेवोल्यूशन इज शार्पनड ऑन द वेटिंग स्टोन ऑफ द आइडियाज। मतलब आइडियाज पे काम करिए। तो ये कोट दिखाता है कि ही वॉज नॉट अ वायलेंट पर्सन, ही वॉज इन द फेवर ऑफ नॉन वायलेंस। राइट, तो भगत सिंह जी के बारे में पढ़ना चाहिए यंग लोगों को स्पेशली। और सिर्फ और इंस्टाग्राम और सिर्फ सोशल मीडिया में वो भौकाल बनाने के लिए और ऐसे नारेबाजी करने के लिए नहीं, इनके आइडियाज़ को पढ़ें, कैसे सोचते थे और अपने देश के लिए क्या इन्होंने किया, क्या समझे उन चीज़ों को, और थोड़े रिस्पॉन्सिबल बने। राइट, चलिए। प्रेसिडेंट कन्फर्स पद्मा अवार्ड ऑन एस एम कृष्णा कुमार मंगलम बिरला। देखिए, इनके नामों की लिस्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है, किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं। रिपब्लिक डे पे 106 नामों को डिक्लेयर किया गया था पद्मा अवार्ड के लिए, जिनमें से 54 को भी दे दिया गया है। देखिए, रिपब्लिक डे पे सिर्फ नाम डिक्लेयर होते हैं, ये जो दिए जाते हैं ना बाद में, उसके लिए अलग अलग सेरेमनीज रखी जाती हैं। तो इस समय 54 लोगों को दिया गया है, बाद के जो बच गए हैं तो बाद में दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा किस किस को मिला है आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बट येस, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली होनी चाहिए। इंडिया में जो अवार्ड दिए जाते हैं, भारत रत्न हमारे लिए जो है सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है इंडिया में। उसके बाद आते हैं हमारे पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड में 3 अवार्ड होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। 3 अवार्ड होते हैं। तीनों के बारे में आपको जो है यहाँ पे पता होना चाहिए। ये कंटेंट बहुत पुराना है, इसलिए डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। फैक्चुअल सी इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी, कंसेप्चुअल इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, कौन डिसाइड करता है किसको कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? तो उसके लिए एक जो है पद्मा अवार्ड कमेटी बनाई जाती है प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा हर साल। ये कमेटी जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं उनके द्वारा हेड की जाती है, जिसके अंदर इस कमेटी में होम सेक्रेटरी होते हैं, दूसरे सेक्रेटरीज होते हैं, और फिर बाद में वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दी जाती है, फिर वो बाद में वापस से प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है और प्रेसिडेंट को अप्रूवल के लिए। वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे की जाती हैं। किस किस को नहीं दिया जाता है, किन किन को दिया जाता है, वो सारी डिटेल जो है यहाँ पे आपके लिए मैंने ऐड किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट टू हियर पेटिशन सीकिंग टू क्रिमिनलाइज द मैरिटल रेप। ये कई काफ़ी टाइम हो गया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पेटिशन डाली गई है कि भाई इंडिया में जो हमारा सेक्शन 375 है ऑफ IPC, उसके अंदर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाए। अभी तक इंडिया में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। मैरिटल रेप समझते हो आप? जैसे किसी की वाइफ है तो आप वाइफ की मर्जी के अगेंस्ट में ज़बरदस्ती फोर्सफुली अगर आप उनसे सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो दैट कैन कन अंडर द कैटेगरी ऑफ मैरिटल रेप। फिलहाल इंडिया में ये सब नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया में इंडिया में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर मैरिटल रेप इज़ एक्चुअली अ क्राइम। इंडिया में भी नहीं है। यहाँ माना जाता है कि मैरिज एक सैक्रोसैंक्ट संस्था है और इंस्टीट्यूशन है, और एक वाइफ का फ़र्ज है अपने हस्बैंड को फेवर देना,
सेक्सुअल फेवर देना एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, बट यहाँ पे ज़्यादा हस्बैंड को ही इंक्लूड किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर इंडिया में मैरिटल रेप को लीगल कर दिया गया या मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया गया, क्रिमिनलाइज कर दिया गया, तो बहुत सारे फॉल्स केसेस भी आ सकते हैं, वो एक अलग कंसर्न है। बट अभी कानून क्या कहता है? अभी कानून हमारे पास जो है सेक्शन 375 है ऑफ आईपीसी, जो कहता है फोर्सिबल सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग 18 ईयर्स इज नॉट अ रेप। देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉट अ रेप, नॉट अ रेप, ये एक एक्सेप्शन है सेक्शन 375 में। सेक्शन 375 रेप को डिफाइन करता है, लेकिन उसके अंदर ये कहा गया है अगर किसी की वाइफ 18 साल से अगर ज़्यादा उम्र है उसकी, तो उसे रेप नहीं कहा जाएगा। हाँ, 18 साल से कम है अगर वाइफ की एज तो कहा जाएगा, बट उससे ज़्यादा नहीं कहा। मैरिटल रेप हैज़ बीन डेल्ट विद अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। मतलब इसका ये है कि अगर कोई अपनी वाइफ के साथ ज़बरदस्ती करता है तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन वो डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आ सकता है। तो वो डिवोर्स का कारण बन सकता है, लेकिन उसे एज अ रेप, एज अ क्रिमिनल नहीं माना जाएगा हस्बैंड को। ये आप देख लीजिए। उसके अलावा अगर सेक्शन 375 की बात करते हैं इंडियन पिनल कोड, यहाँ पे 6 कैटेगरी बताई गई हैं रेप की, जिससे आप रेप कंसिडर करते हैं। पहले में अगर वो उसकी इच्छा के अगेंस्ट में किया गया हो, उसके कंसेंट के बिना किया गया हो। तीसरा, अगर उस पर्सन जो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, अगर उसको डरा के धमका के अगर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया गया है, पेनिट्रेशन हुआ है, तो रेप की कैटेगरी में आएगा। विद हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज दैट शी इज नॉट हर हस्बैंड एंड दैट हर कंसेंट इज गिवन बिकॉज शी बिलीव्स दैट ही इज अनदर मैन टू हुम शी इज द बिलीव्स हरसेल्फ इज अ लॉफुल मैरिड, आप इस केस में होगा। फिफ्थ में होता है विद हर कंसेंट व्हेन एट द टाइम ऑफ द गिविंग सच कंसेंट बाय रीजन ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन, नशे वगैरह की हालत में अगर किया गया है तो उसे कहाँ माना जाएगा। और सिक्स माना जाता है विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, आप इसको 18 भी मान सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स नेसेसरी टू द ऑफेंस ऑफ द रेप। तो पेनिट्रेशन होना जरूरी है, अगर पेनिट्रेशन नहीं होगा तो उसे रेप नहीं माना जाएगा, बट यस दैट इज गोइंग टू कम अंडर द सेक्सुअल ऑफेंस। एक्सेप्शन में देखो आपने बता ही दिया मैंने, यहाँ पे जो वाइफ होती है, तो वाइफ वाले केस में इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ रेप। ओरिजिनल जो कानून था उसके अंदर 15 साल दिए गए थे, अभी इसको बढ़ा के 18 साल कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है, सारी चीज़ों का निचोड़ ये निकलता है। देखिए, हमें कोई कानून का पेपर तो देना नहीं है, अपने को यूपीएससी का पेपर देना है, चीज़ें ऊपर ऊपर से पता होनी चाहिए, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग एज एन इशू। तो इतने सारे सेक्शंस वगैरह पे रट्टा मारने की आपको कोई जरूरत नहीं है। पता लगे आप यहाँ पे बैठ के याद करने लगो, ये कोई जरूरत नहीं है आपको याद करने की। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमारे पास सेक्शन 375 है जो रेप को डिफाइन करता है, रेप की कंडीशंस को डिफाइन करता है। बट इसके अंदर एक्सेप्शंस ये होती है, अगर किसी की वाइफ 18 साल से कम होती है उस केस में वो रेप माना जाएगा, 18 साल से ज़्यादा है तो रेप नहीं माना जाएगा। यूपीएससी के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। आप अगर लॉ की तैयारी कर रहे हो, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, तो फिर आपको ये याद करना पड़ेगा, यूपीएससी के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला गया हुआ है कि भाई मैरिट रेप को कंसिडर करें कि ना करें। चलिए, यूएस अर्जेंटाइन स्कॉलर विंस एबल प्राइज फॉर द मैथमेटिक्स। एबल प्राइज दिया गया है, एक अर्जेंटाइन मतलब अर्जेंटीनियन है, अमेरिकन भी हैं, इनका नाम है कैफरेली, और भैया इनको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एबल प्राइज दिया गया है। एबल प्राइज भैया नोबेल प्राइज के जैसा ही होता है, क्योंकि ओरिजिनली जो नोबेल प्राइज दिया जाता था उसके अंदर मैथमेटिक्स इंक्लूड नहीं था। तो बाद में जो है नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन थे सोफस लाई, ठीक है, उन्होंने प्रपोज किया कि भाई हम लोग मैथमेटिक्स में भी एक प्राइज डालें, तो उसे हम लोग एबल प्राइज बोलेंगे रादर देन नोबेल प्राइज, ठीक है। और ये जो नोबेल प्राइज दिया जाता है, एक नॉर्वेजियन बड़े फेमस मैथमेटिशियन थे भैया, उनका नाम था नीक हेनरिक एबल, और इनके इनके लिए दिया जाता है वो, और किंग ऑफ नॉर्वे इनको देते हैं 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर। देखिए ये करेंसी होती है नॉर्वे की, क्रोनर, ये दिए जाते हैं। और ये सब चीज़ें होगी, आपको थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम में वो नाम वगैरह तो शायद ना भी पूछे आपसे, इतना ही पूछ सकता है कि एबल प्राइज जो है वो किस कैटेगरी में दिया जाता है, इतना भी सफिशिएंट आपके लिए जानना। क्या किसी इंडियन को भी मिला है? बिल्कुल मिला है। आर श्रीनिवासन वर्धन, हालांकि इंडियन नहीं है, अमेरिकन है, इंडियन अमेरिकन है बेसिकली, ठीक है। इनको ये प्राइज़ मिला था 2007 में, और इन्होंने जो है प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बारे में कुछ
कुछ इक्वेशन वगैरह सोल्व किया था, उसके लिए ये दिया गया था। तो नोबेल प्राइज़ के बारे में इतना सफिशिएंट है कि मैथमेटिक्स कैटेगरी में दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ के ओरिजिनली ये ऐड नहीं किया गया था। चाइना बूस्ट साउथ पैसिफिक इन्फ्लुएंस विद द सोलोमन पोर्ट डील। तो बात भैया ये है, पहले तो आपको सोलोमन आइलैंड के बारे में पता होना चाहिए, फिर मामला क्या है आपको वो बताता हूँ। ये रहा देखिए सोलोमन आइलैंड। इधर आप आपका आता है कोरल सी, इधर आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो दिस इज ईस्ट ऑफ इंडोनेशिया, ईस्ट ऑफ पपुआ न्यू गिनिया, नॉर्थ ईस्ट ऑफ कोरल सी। और यहाँ पे आता है वनवातु। जब हम लोग डिजास्टर रिस्क की बात करते हैं तो एज पर यूनाइटेड नेशन वनवातु जो है वो दुनिया का नंबर 1 स्पॉट पे है डिजास्टर रिस्क में। सोलोमन आइलैंड जो है वो नंबर 2 पे है रैंकिंग में। तो एक तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब पैसिफिक ओशन में है ऑफ कोर्स। मामला क्या बनता है, मामला ये बनता है कि भैया सोलोमन आइलैंड जो है वो पहले ताइवान को कंसिडर करता था एज अ कंट्री, चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। लेकिन अभी चाइना वालों ने सोलोमन आइलैंड के साथ कुछ सीक्रेट डील किया है, जिसमें सोलोमन आइलैंड ने ताइवान को एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री कंसिडर करना बंद कर दिया है। नाउ सोलोमन आइलैंड एक्चुअली आइडेंटिफाइज चाइना एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री एज द सोल पावर ऑफ द आइलैंड। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात ये, चाइना पैसिफिक ओशन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें वो क्या करता है, जो छोटे छोटे आइलैंड है उनको पकड़ता है, उनके साथ सीक्रेट डील करता है। इसी सीक्रेट डील का एक नतीजा ये है कि एक बहुत बड़ा पोर्ट बनाया जाएगा सोलोमन आइलैंड के अंदर, जिसका कॉन्ट्रैक्ट एक चाइनीज़ कंपनी को दिया गया है। यहाँ पे कई सारी कंपनीज दूसरी भी आई थी लेकिन उनको नहीं दिया गया। तो इस साफ साफ पता चलता है कि भैया चाइना का इन्फ्लुएंस पैसिफिक ओशन के अंदर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस सब चीज़ों को देखते हुए अमेरिका ने थोड़े समय पहले यहाँ पे अपनी एम्बेसी भी ओपन की थी। 1993 में अमेरिकन एम्बेसी को बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी दोबारा से ओपन कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो ये सोलोमन आइलैंड के बारे में कुछ कंटेंट आपके लिए मैंने बनाया था। ये कॉमनवेल्थ कंट्री ऑफ कोर्स तो ब्रिटिश के कंट्रोल में हुआ करती थी। यहाँ की जो एथिकल पॉपुलेशन है उसे कहा जाता है मलेशियन पॉपुलेशन। ठीक है, मलेशियन पॉपुलेशन सबसे बड़ी पॉपुलेशन ये है। ये आपको नाम याद रखना है, प्रीलिम्स में पूछेगा आपसे। इसके अलावा दूसरे छोटे छोटे एथनिक ग्रुप भी हैं वहाँ पे, जैसे मलाइटन है, इस्ताबस है, ग्वाडलाकन है। ये सब भी वहाँ पे पाए जाते हैं, जिनके बीच में आपस में झगड़ा होता रहता है। इतना आपके लिए काफ़ी है। सोलोमन आइलैंड कहाँ पड़ता है, थोड़ी सी डायरेक्शन वगैरह देख लें। राइट, क्यों न्यूज़ में है, वो प्रीलिम्स में तो नहीं पूछेगा, मेंस में कभी कभार आपका एग्जाम्पल वगैरह देने के काम आ सकता है। 2 क्वेश्चन कल आपसे पूछे गए थे इकोनॉमी वाले सेक्शन से, दोनों का आंसर यहाँ पे आ जाता है 1 and 3, 2 and 3। थोड़ा इसको पढ़ें, थोड़ा इसको देखें। चलिए, व्हाट इज द आईपीसीसी सिंथेसिस रिपोर्ट एंड व्हाट डज इट से। ये एक टॉपिक हम लोगों ने कल भी किया था कि आईपीसीसी वाले क्या कर रहे हैं। तो भैया क्या कर रहे हैं, इनकी एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, और ये इनकी लास्ट रिपोर्ट है, इसके बाद इनकी कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, और इसे कहा गया है सिंथेसिस रिपोर्ट। और बेसिकली आईपीसीसी ने पहले ना कई सारी रिपोर्ट निकाली थी। ठीक है, ये जैसे 6th असेसमेंट रिपोर्ट निकाली थी थोड़े समय पहले, ये उसका जिस्ट है, समरी है, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, और जिसके अंदर इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली, वही घुमा फिरा के जो हमेशा बोला जाता है कि भाई आप क्लाइमेट चेंज को कम करो, टेम्परेचर को रोको, इससे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो सकते हैं। आईपीसीसी का यह कहना है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कंपैरिजन में अब तक हमारे जो ग्लोब का टेम्परेचर है 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये टेम्परेचर हम लोग 1.5 डिग्री तक लिमिट कर दें। इससे ज़्यादा अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो भाई फिर भगवान ही आपका मालिक है, कुछ नहीं हो सकता। अगर 2% से ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो भाई फिर तो राम नाम सत्य है। जो छोटे छोटे आइलैंड हैं जैसे वनातू, सोलोमन आइलैंड, ये तो वैसे भी डूब जाएंगे। आपका मोलदीव हो गया, लक्षद्वीप आइलैंड्स हो गया, ये भी डूब जाएंगे। हजारों हजारों की संख्या में आइलैंड डूब जाएंगे, माइग्रेशन होगा लार्ज स्केल, प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आपको ये कंट्रोल करना चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आईपीसीसी ने पहली बार कही है, हम सबको पता है, साइंटिस्ट लोग इस चीज़ को बार बार बोलते रहते हैं। और भी बहुत सारी जैसे फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और क्लाइमेट चेंज खेल एक ऐसा है कि जो लोग क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सबसे कम होता है। जो गरीब आदमी है, जो वल्नरेबल ग्रुप हैं बेचारे, है ना, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे छोटे आइलैंड, जैसे मान लो सोलोमन आइलैंड की बात करें, ये बहुत पुअर सा आइलैंड है, गरीब आइलैंड है।
ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में इनका कंट्रीब्यूशन है 0.00000001, जबकि सबसे पहले ये डूबने वाले हैं। जो क्रिएट नहीं कर रहे हैं वो डूब रहे हैं। तो ये जो डिसप्रपोर्शनेट है इसको रोकना चाहिए। इसके लिए एक बड़ी शानदार टर्म इन्होंने यूज की है जिसे कहा जाता है क्लाइमेट जस्टिस। ठीक है, इसे कहा जाता है क्लाइमेट जस्टिस। क्लाइमेट जस्टिस का मतलब ये होता है कि भैया लॉस एंड डैमेज जिन कंट्री के ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होता है, अंडर क्लाइमेट जस्टिस उनको कंपनसेशन दें, उनको स्पेशल प्रिविलेज दें और उनके फ्यूचर की सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम करें। जैसे अमेरिका है, चाइना है, इंडिया है, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्री ऐसी हैं यूरोपियन यूनियन जो डैमेज करती हैं। इंडिया को मैं वैसे कंसिडर कर रहा हूँ एब्सोल्यूट टर्म में, हालांकि पर कैपिटा के टर्म में इंडिया बहुत कम प्रोड्यूस करता है। बट अगर जैसे हिस्टोरिकल प्लेयर्स की बात करें, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह, जर्मनी, इनकी बात करें, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके पास्ट में किए हुए, भूतकाल में किए हुए इनके जो कर्म कांड हैं उसका जो इम्पैक्ट अभी छोटे छोटे आइलैंड्स के ऊपर हो रहा है वो उनको कंपनसेट करें और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करें, जिसे कहा जाता है क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इसका ये है जैसे कहीं पे फ्लड आ गया तो आप वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाएं कि उस फ्लड का नेगेटिव इम्पैक्ट कम से कम हो। इसे कहते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब अगर आप वहां पे करोगे तो अभी आपका फ्यूचर में चांस है, नहीं तो फिर आने वाले जो जनरेशन्स हैं वो आपको गालियाँ ही देंगी, क्योंकि उनका तो फ्यूचर आपने वैसे भी अंधकार में कर ही दिया है, ऐसा कहना है आईपीसी से। तो ये थोड़ी सी सिंथेसिस रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, आपको जानने को मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल सेक्शन पे जो कहता है द लिमिट ऑफ अमेरिकन पावर इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया आप समझते हो, देखिए वेस्ट एशिया बोल दीजिए, मिडल ईस्ट बोल दीजिए, एक ही बात है, ज़्यादा फर्क इसमें है नहीं, दोनों एक ही हैं। हम लोग इसे मिडल ईस्ट बोलते हैं, अमेरिका इसको मिडल ईस्ट बोलता है, हम इसे वेस्ट एशिया बोलते हैं, क्योंकि लोकेशन का फर्क होता है, ज्योग्राफी यहाँ पे इंक्लूड होती है। तो इनका यह कहना है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो मिडल ईस्ट है या वेस्ट एशिया है, यहाँ पे अमेरिका की इक्वेशन जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। कैसे? 1980s तक अगर आप देखें सिर्फ दो ही सुपर पावर हुआ करती थी, एक तरफ रशिया था और एक तरफ यूएसए था। बाद में 1980s के बाद रशिया की पावर थोड़ा वीक होना शुरू हुई और 1991 में कंप्लीटली ख़त्म हो गई, मतलब एज अ सोल सुपर पावर। ये कहाँ तक बात जाती है? 1980 एक ऐसा खास साल है जब रशियन फोर्सेस को निकाल दिया गया अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के अंदर जो मुजाहिदीन थे जो पाकिस्तान में ट्रेन हुए थे, अमेरिका ने उनको सपोर्ट किया था, ट्रेन किया था, तो अफगानिस्तान में रशिया ने इन्वेजन किया था और बाद में उनको वहाँ से भगा दिया गया। ये कहानी आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये 1980s की बात है जब वो सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। ठीक है, रशियन फोर्सेस वहाँ पे आई, वो सब हुआ। उसी दौरान और भी बहुत कुछ हुआ। 1979 में ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और अमेरिका वालों को वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया, और तब से लेके ईरान और अमेरिका आपस में जो है 36 का आंकड़ा है दोनों के बीच में। ठीक है, एक तो वो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, ये वो साल है जब अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने एक पॉलिसी बनाई थी और उस पॉलिसी में ये कहा गया था कि भैया जो पर्शियन गल्फ है या जो मिडल ईस्ट है, यहाँ पे अमेरिका को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप ये समझिए कि उस दौरान में ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था और अमेरिका को चाहिए था ऑयल अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए, सब कुछ चलाने के लिए। तो इसीलिए दे वांटेड टू सिक्योर देयर ऑयल सप्लाई। दैट इज व्हाई दे वर वेरी सेंसिटिव अबाउट द मिडल ईस्ट। इवन दे हैड अ वेरी सीक्रेट पैक्ट इन 1973-74 विद सऊदी अरेबिया। उन्होंने सऊदी अरेबिया को ये कहा था कि आप हमें ऑयल दें, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे विद एक्सटर्नल अग्रेशन। तो दैट वाज समथिंग विच वाज हैपनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट अभी क्या हुआ, पिछले कुछ सालों में मिडल ईस्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से वहाँ पे धीरे धीरे चाइना का इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ हो रहा है और यूएसए का इन्फ्लुएंस वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। और अभी उसका नतीजा ये निकला कि सऊदी अरेबिया और ईरान ने एक सीक्रेट डील कर लिया है जिसमें दोनों अपनी दुश्मनी को भुला के नाउ दे आर गोइंग टू बी फ्रेंड्स इन फ्यूचर,
और ये सब हुआ है चाइना की वजह से। जिमी कार्टर ने यह कहा था अमेरिका में, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहना ही चाहिए। आज अमेरिका कह रहा है, जिमी कार्टर भाई साहब बाय बाय, अब जहाँ पे भी बैठे हो अपनी कब्र में, हम लोगों ने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया है। वाई? बिकॉज देर आर मैनी थिंग्स विच वर हैपनिंग इन द मिडल ईस्ट एंड डन बाय यूएस से। कुछ गलतियाँ हुई हैं अमेरिका से, जैसे आप इराक का केस देख लीजिए, सीरिया का देख लीजिए, ईरान का केस देख लीजिए। ठीक है, इराक के अंदर जो हुआ वो सबको पता है। इराक के अंदर रिजीम चेंज कर दिया गया, फुल स्केल इन्वेजन हुआ, अमेरिका की फोर्स जो है पूरी तरह से इन्वॉल्व थी इराक के अंदर, लेकिन बाद में उनको वहाँ से निकलना पड़ा मजबूरी में। 2003 के अंदर ये अटैक हुआ था, जब 2001 के अंदर दैट अटैक हैपन ऑन द ट्विन टावर इन अमेरिका, उसके रिस्पॉन्स में 2003 में अटैक किया गया था अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जो हुआ हम सबको पता है भैया। उसका नतीजा ये निकला कि अल कायदा पैदा हुआ इराक में। बाद में उसका नतीजा ये निकला कि इस्लामिक स्टेट पैदा हुआ। तो कई सारे दुश्मन पैदा हुए, और जिन्होंने जो बाद में किया वो सबको पता है। सीरिया के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ। सीरिया के अंदर जो असद हैं, बशर अल असद, इनके रिजीम को चेंज करने की पूरी कोशिश की गई अमेरिका के द्वारा, सऊदी अरेबिया के द्वारा, टर्की के द्वारा, लेकिन नहीं हो पाया। अल्टीमेटली सीरिया में भी ईरान, रशिया, इनका इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो रहा है। वहाँ पे चीज़ें अभी भी चल रही हैं, लेकिन हम सबको पता है कि अमेरिका भी सीरिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। बराक ओबामा ने तो सीधा सीधा जो है ईरान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और न्यूक्लियर डील करने की कोशिश की, लेकिन बाद में मिस्टर ट्रंप भाई साहब आए, उन्होंने उस न्यूक्लियर डील को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए ईरान के ऊपर। वो सारी चीज़ें चल रही थी उस समय पे। अमेरिका ये चाहता था कि भाई इसराइल को प्रोटेक्ट किया जाए और इसराइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में दोस्ती बनाई जाए। वो सब सारी चीज़ें हुई यहाँ पे, लेकिन इनका ये कहना है कि भाई चीज़ें अभी थोड़ा बदल गई हैं, जैसे कि आप हमें देख ही सकते हो। हाँ, कुछ कंट्री ऐसी हैं जो इसराइल के क्लोज आई हैं, जैसे यूएई। ठीक है, वो इसराइल के थोड़ा क्लोज आया है, और जैसे जॉर्डन वगैरह हो गए, लेकिन अभी भी वहाँ पे वो माहौल नहीं बन पाया, क्योंकि इसराइल भी दूध का धुला हुआ नहीं है। पैलेस्टीनियन टेरिटरी के ऊपर इसराइली जो है वो ज़बरदस्ती कब्जा करते हैं, जिसको लेके इवन यूएसए के साथ भी इसराइल का थोड़ा इशू चल रहा है बहुत सालों से। अब्राहम अकॉर्ड किया गया है, लेकिन अभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि सऊदी अरेबिया और ईरान जो है एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। अमेरिका काफ़ी समय से कोशिश कर रहा था कि इसराइल के बीच में और सऊदी अरेबिया के बीच में कुछ ना कुछ माहौल बनाया जाए, लेकिन वो यहाँ पे एक्चुअली हुआ नहीं। तो बात यह है कि धीरे धीरे अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो है मिडिल ईस्ट में कम हुआ, उसका इंटरेस्ट वहाँ पे कम हुआ, क्योंकि अभी वो नाटो, साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मिडिल ईस्ट में अभी उसको इतनी ज़रूरत है नहीं बेसिकली, क्योंकि अमेरिका इज़ द बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर राइट नाउ, एंड दे कैन मैनेज देयर ओन डोमेस्टिक इंडस्ट्री विद देयर ओन डोमेस्टिक ऑयल। तो भैया ऐसी बात है, जब आप ज़रूरत होती है तो गधे का भी बाप बनाते हो, जब ज़रूरत नहीं है तो फिर आप लात मार देते हो। तो कुछ कुछ जो है यहाँ पे वही नज़र आ रहा है। इट्स अ मल्टी पिलर रीजन नाउ। तो अमेरिका के जाने की वजह से वहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, वो चाइना उसको फिलअप करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना को क्या चाहिए, उसको चाहिए अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, उसको भी ऑयल चाहिए। तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर डिस्टर्बेंस हो। अमेरिका की तरह चाइना डोमेस्टिक ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता है जैसे अमेरिका करता है, जैसे इंडिया के पास भी नहीं है ऑयल, तो वो अपने इंटरेस्ट वहाँ पे देखने की कोशिश कर रहा है। एंड ईरान के साथ चाइना की दोस्ती है, सऊदी अरेबिया के साथ भी दोस्ती है। कई सालों से जो है चाइना वॉज ट्राइंग टू मेक अमेंड विद दोज two countries, and finally they did, and whatever is happening there now, it shows that influence of America is actually going down little bit। लेकिन क्या पूरी तरह से अमेरिका ख़त्म हो गया, ऐसी बात तो नहीं है भाई। अमेरिका के अभी भी बहुत सारे मिलिट्री बेस बने हुए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसमें हज़ारों की संख्या में ट्रूप्स अभी भी प्रेजेंट हैं वहाँ पे। अगर आप वहाँ पे देखो, जो भी अमेरिका के दोस्त हैं, जैसे टर्की है, यूएई है, इसराइल है, सऊदी अरेबिया है, अगर आप इन कंट्रीज़ को देखो, अभी भी दे डिपेंड ऑन अमेरिका फॉर देयर डिफेंस पर्पस। उनके अंदर जो डिफेंस इक्विपमेंट है, 90% डिफेंस इक्विपमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम यूएसए। तो आप यूएसए से दूर तो नहीं भाग सकते, सीधी सी बात है। आपकी कंट्री में यूएसए के अमेरिका मिलिट्री बेस बने हुए हैं, तो आप नहीं जा सकते। हाँ, बट ये बात है कि अमेरिका नाउ इज़ लुकिंग लिटिल बिट लेस इंटरेस्टेड इन द मिडल ईस्ट, लेकिन फ्यूचर में यू नेवर नो। ये जो मिडल ईस्ट वाला रीजन है अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। सऊदी और ईरान की दोस्ती कहाँ तक चलेगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा अगले 5-7 सालों में देखने के लिए। जैसे भी रहता है हम लोग शो कर लिया करेंगे, ठीक है। तो यही बनता है दोस्तों आज के इस आर्टिकल। घिसा पीटा ऐसा टॉपिक है, कुछ नया ऐसा है नहीं।
बट इन चीज़ों को टाइम टू टाइम करना ज़रूरी है ताकि हमारी टाइम टू टाइम रिवीजन हो सके, और जितना इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो डीप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है अपनी, है ना? तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ देयर। तो इसी के साथ आज के एनालिसिस को ख़त्म करते हैं, और भगत सिंह जी को याद करते हुए, हमारे शहीदों को याद करते हुए एक बार फिर से वंदे मातरम, भारत माता की जय। इसी के साथ आज की एनालिसिस ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय।